Hi everyone, welcome to Free Study. So next video, actually second last video for September 2020 Current Affairs Compilation. इसके बाद एक और वीडियो आएगी फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स की, देन आपका अक्टूबर का करंट अफेयर स्टार्ट हो जाएगा. ओके सो आज हम 158 टू पेज नंबर 167 करेंगे एंड देन 20 मोर पेजेस वो आपके एक ही वीडियो में फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स कवर हो जाएंगे. इसके साथ साथ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, बेल आइकॉन प्रेस करेंगे एंड वीडियोस को शेयर भी करेंगे. ठीक है, तो हम ये इनसाइट्स आईएएस के करंट अफेयर्स के पीडीएफ के नोट्स हैं. आप चाहें तो पीडीएफ भी वो डाउनलोड करके देख सकते हैं. अदरवाइज यू कैन ट्रस्ट ऑन दिस पीडीएफ. ये बिल्कुल कंप्लीट है, फुल है एंड देर इज़ नथिंग मिसिंग. ओके सो लेट्स स्टार्ट एंड फर्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे केबल टीवी नेटवर्क्स रेगुलेशन एक्ट 1995 से. आप सभी ने केबल टीवी सुना होगा. टीवी के अंदर केबल डिश टीवी लगवाते हैं, डीटीएच होता है. ठीक है, आजकल एक कॉन्सेप्ट चल रहा है ओवर द टॉप ओटीटी. तो चलते हैं, न्यूज़ पढ़ते हैं कि क्या थी. तो गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है सुदर्शन न्यूज़ को कि वो अपना एक कंट्रोवर्शियल प्रोग्राम जो है, एक्चुअली उस प्रोग्राम के अंदर कॉन्स्पिरेसी दिखाई जा रही थी कि किस तरीके से मुस्लिम्स को इन्फिल्ट्रेट किया जाता है इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए. तो ये न्यूज़ थी एंड गवर्नमेंट ने कहा कि जो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है वो प्री सेंसर नहीं कर सकती किसी भी प्रोग्राम को एंड ना ही उसे टेलीकास्ट करने से रोक सकती है. क्यों नहीं रोक सकती? क्योंकि सिर्फ फिल्म्स या जो फिल्म के ट्रेलर्स होते हैं इन्हें प्री सर्टिफाई करने का एक्ट है, दैट इज़ सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन. एंड इशू यही था कि जो ट्रेलर था वो एक एलिस्ड कॉन्स्पिरेसी दिखा रहे थे, ब्यूरोक्रेसी जिहाद दिखा रहे थे, यूपीएससी जिहाद दिखा रहे थे. तो ये जो एपिसोड था इसको चैलेंज किया गया दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर. उसके बाद इसके टेलीकास्ट पर स्टे लगा दिया गया. फिर मैटर जो था वो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के पास गया. रूल्स थोड़े जान लेते हैं. जो अबव एक्ट है, मीन्स जो केबल टीवी नेटवर्क्स एक्ट है, उसका सेक्शन 20 ये कहता है कि गवर्नमेंट जो है वो रेगुलेट कर सकती है, प्रोहिबिट भी कर सकती है किसी प्रोग्राम को अगर उन्हें ये लगता है कि ये प्रोग्राम एंड एडवर्टाइजिंग कोड को फॉलो नहीं कर रहे. बट देर इज़ नो बॉडी, मीन्स कोई भी ऐसी एक्ट नहीं है जो कि प्री सर्टिफाई करे कंटेंट को. आप तभी उसको कर सकते हैं जब वो एयर हो जाए, मीन्स टीवी के अंदर आ जाए. तो ये प्रॉब्लम है कि कोई एक्ट नहीं है जो प्री सर्टिफाई देखे. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर जो है वो मॉनिटर्स करता है किसका? कंटेंट टेलीकास्ट को. ओके, देन देखिए कुछ स्पेसिफिक कंप्लेंट्स हैं जो कि कोड वायलेशंस की, उन्हें देखते हैं. कौन देखते हैं? इंटर मिनिस्टेरियल कमेटी देखती है. रूल नंबर 6 है केबल टीवी नेटवर्क रूल का, जो कि कहते हैं कि चैनल की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ये इंश्योर करें कि जो प्रोग्राम्स हों वो प्रोग्राम कोड को वायलेट ना करें. ओके सो ये न्यूज़ में था. एंड अब पढ़ते हैं अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट. ये देखिए आज के टॉपिक में हम करेंगे, लास्ट में भी यूएपीए इसको कहा जाता है एंड ये हम काफ़ी बार पहले भी कर चुके हैं. तो अभी एक डाटा रिलीज़ किया था नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने कि 3005 केसेस एंटी टेरर लॉ के मींस यूएपीए एक्ट के अंदर आए 2016, 17 एंड 18 में एंड 3974 को अरेस्ट भी किया गया. ये जो एक्ट था ये 1967 में पास हुआ था ताकि जो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ इंडिया के अंदर होती हैं उन्हें इफ़ेक्टिवली प्रिवेंट किया जा सके. इसके अंदर जो पावर होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलती है, जिसके थ्रू जो सेंटर है वो किसी भी एक्टिविटी को अनलॉफुल घोषित कर सकते हैं. एंड अगर एक्टिविटी अनलॉफुल घोषित हो गई तो डेथ पेनल्टी भी मिलेगी एंड लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है. यही इसकी हाई पनिशमेंट है. ये दोनों के लिए लागू होता है, इंडियन के लिए भी, फॉरेन नेशनल्स के लिए भी. देखिए अभी एक नेक्स्ट टॉपिक आएगा जिसके अंदर यही सेम पॉइंट्स रिपीट होंगे, इसलिए आप ध्यान से सुनेंगे. जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है उन्हें अरेस्ट करने के बाद, अगर मान लीजिए किसी को अनलॉफुल एक्टिविटी मींस उसके शक में अरेस्ट किया जाता है तो उसके 180 डेज़ के अंदर मैक्सिमम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को चार्ज फाइल करना होता है. ठीक है, ऑलरेडी डन इन सेम पीडीएफ. ओके सो अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट. तो दिल्ली के जर्नलिस्ट को अरेस्ट किया गया. दिस इज़ नॉट आपके अर्नब गोस्वामी जी नहीं है ये. ठीक है, ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट है. इसके अंदर दिल्ली के एक जर्नलिस्ट थे जिन्हें अटैक किया गया था क्योंकि ये इंडियन ट्रूप्स के बारे में
आपको पता है चाइना के बॉर्डर पर इशू चल रहा था, तो इंडियन के ट्रूप्स के बारे में ये इन्फॉर्मेशन देते थे चाइना के इंटेलिजेंट ऑफिसर्स को, इसलिए इनको अरेस्ट किया गया था। अब जो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट है, ये लॉर्ड कर्जन के टाइम पे, लॉर्ड कर्जन जो वाइसरॉय थे 1899 टू 1905, उस टाइम पे अटैक किया गया था, ताकि जो नेशनलिस्ट पब्लिकेशन है उनकी आवाज़ को दबाया जा सके। जो एक्ट नंबर 19 है 1923 का, उसने फिर इस एक्ट को रिप्लेस किया एंड कहा कि हम उसको मीन्स ये वो मैटर्स होंगे, जैसे मान लीजिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कंट्री से रिलेटेड जो सीक्रेट रखनी है, कॉन्फिडेंशियल रखनी है, ताकि कंट्री का अच्छे से गवर्नेंस हो सके, तो उसके बाद इस एक्ट को थोड़ा सा चेंज किया गया। नाउ जो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट है, इसके अंदर सेक्शन 5 ये बताता है डिस्क्लोजर ऑफ अदर सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, एंड सेक्शन 3 अगर कोई जैसे स्पाई कर रहा होता है, ठीक है, जासूसी कर रहा होता है, तो उसके बारे में बताते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एक्ट ये नहीं बताता कि सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या आएगा। जो लॉ है वो कॉन्फ्लिक्ट में है विद आरटीआई एक्ट ऑल्सो, और अगर कोई इनकॉन्सिस्टेंसी हो जाएगी तो आरटीआई एक्ट जो होगा वो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट को क्या करता है, सुपरसीड भी कर देता है। क्योंकि देखिए ऑफिशियल सीक्रेट का मतलब क्या है कि सीक्रेट है, नहीं बताना, लेकिन आरटीआई क्या है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, हमें इन्फॉर्मेशन लेने का हक है, तो आपको बताना पड़ेगा। तो ये जहाँ पर ये प्रॉब्लम आ जाती है तो वहाँ पे आरटीआई एक्ट काम करता है। लेकिन सेक्शन नंबर 8 एंड 9 के अकॉर्डिंग फिर भी गवर्नमेंट जो है वो इन्फॉर्मेशन देने से मना कर सकती है। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। ये देखिए सभी टॉपिक्स आपको इनसाइट्स आईएएस के पीडीएफ में मिल जाएंगे, एंड हमने इसको नोट्स बनाकर पढ़ाना इसीलिए शुरू किया है क्योंकि कॉपीराइट स्ट्राइक्स के इशू होते हैं, सिर्फ यही कारण है और कोई कारण नहीं है। ठीक है, तो आप ये मत सोचिएगा कि आप पीडीएफ से नहीं पढ़ाया जा रहा है तो कुछ इनकम्प्लीट होगा, इनकम्प्लीट नहीं है, पूरा कंप्लीट है। आप एक दो पीडीएफ्स को मैच करके देखें, आपको ये उनसे अच्छे ही लगेंगे। ओके, सो नेक्स्ट है आपका आरबीआई रिलीजेस डॉक्यूमेंट ऑन यूसीबीज, दैट इज अर्बन कोऑपरेटिव बैंक साइबर सिक्योरिटी। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, द टेक्नोलॉजी विजन फॉर साइबर सिक्योरिटी फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स 2020 से लेके 2023 अभी इसे रिलीज़ किसने किया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। एंड यहाँ पे जो डाटा था वो अलग अलग स्टेक होल्डर से लिया था, ताकि जो कंट्री के अंदर जो बैंक्स हैं उनकी जो साइबर सिक्योरिटी है वो मेंटेन हो सके, बिकॉज हैकिंग के ये सब सिस्टम्स बहुत चलते हैं। अब गवर्नमेंट की इसके लिए 5 पिलर्ड अप्रोच है। एक तो गवर्नेंस देखना, यूटिलिटी जो टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट, अप्रोप्रिएट रेगुलेशन करना, कोलैबोरेट करना, नेसेसरी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या जो साइबर सिक्योरिटी स्किल सेट्स हैं उन्हें डेवलप करना। तो ये ही जो 5 पिलर अप्रोच है यही आपको लिखने हैं एडवांटेजेस के अंदर भी। ओके, तो ये सेम पॉइंट्स थे। जहाँ पे भी देखिए कुछ ऐसी चीज़ होती है जो पीडीएफ के अंदर रिपीटेटिव होती है तो मैं वहाँ पे लिख देती हूँ कि ये पॉइंट्स हैं, या कैन रीड पीडीएफ इफ़ नॉट सेटिस्फाइड। ओके, सो आपको एक ट्रस्ट बनाकर रखना होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक करेंगे फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स के बारे में। तो यहाँ पे 3 लोगों को फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर घोषित किया गया है। ये स्टर्लिंग बायोटेक केस था एंड ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के रिक्वेस्ट पर किया गया। देखिए जो ईडी है, ईडी का मतलब होता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट। नाउ ये किस लिए होता है, क्योंकि ये मनी लॉन्ड्रिंग के जो केसेस होते हैं एंड ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो डिस्क्लोज नहीं करनी होती एंड उसका गलत तरीके से यूज़ करना, ऐसा कोई डाटा जो कि आईटी मीन्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स को बिलोंग करता है, या कोई बैंक लोन डिफॉल्ट्स इनके इवन हो गए हैं 8100 करोड़ के, तो ये सब केसेस इन पर पाए गए। एंड जो फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट है 2018 का, उसमें कहा गया था कि अगर मान लीजिए 100 करोड़ या 100 करोड़ से ज़्यादा के इकोनॉमिक ऑफेंसेस होते हैं एंड वो बंदा या कोई भी अगर मान लीजिए इंडिया से भाग जाता है लीगल एक्शन ताकि उस पर ना लिया जाए, तो उसे फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर घोषित किया जा सकता है। प्रोसीजर क्या होता है, जो भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी होती है वो एप्लीकेशन फाइल करते हैं स्पेशल कोर्ट के अंदर, फिर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग सारी डिटेल्स देनी होती हैं, फिर कोर्ट नोटिस इशू कर देता है उस पर्सन को कि जब नोटिस इशू हुआ है तो उसके कम से कम 6 हफ्ते के अंदर अंदर, मतलब 1.5 महीने के अंदर अंदर। फिर जो प्रोसीडिंग्स हैं, अगर मान लीजिए जो फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर है वो सामने आ जाता है, मीन्स अपीयर हो जाता है, तो फिर प्रोसीडिंग्स टर्मिनेट हो जाती हैं एंड वो विद इन
30 डेज, मान लीजिए उनको घोषित कर दिया तो वो 30 डेज के अंदर चैलेंज करें हाई कोर्ट के अंदर, ताकि उन्हें फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर ना घोषित किया जाए अकॉर्डिंग टू FEO एक्ट 2018। ओके, नेक्स्ट टॉपिक करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ लद्दाख पैंगोंग सो साउथ बैंक। तो देखिए, हम सभी को पता है कि इंडिया और चाइना के बीच में जो बॉर्डर है वो काफ़ी ज़्यादा अनसेटल्ड है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। ठीक है, इसका जो मैप था वो हमने सितंबर के ही PDF के अंदर बनाकर किया था, तो जिसने बाकी वीडियोस नहीं देखी हैं वो ज़रूर देखें, उन्हें वहाँ पे सभी कुछ मिल जाएगा। ठीक है, सभी मैप वगैरह। तो जो चाइनीज़ ट्रूप्स थे वो कोशिश करते रहते हैं कि वो पैंगोंग सो लेक जो है उसके साउदर्न बैंक तक पहुंचने की, एंड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल 1962 से ही बनी हुई है। जो पैंगोंग सो है उसका इंडिया जो है वो 45 किलोमीटर एरिया कंट्रोल करता है, एंड बाकी जो एरिया है आई थिंक 135 है टोटल, तो बाकी 90 जो है वो चाइना कंट्रोल करता है। एक्चुअली जो लेक है उसको फिंगर्स में बोला जाता है क्योंकि उसमें काफ़ी सेक्शंस है, ऐसा लगता है जैसे कि कोई मीन्स लेक के अंदर किसी ने अपने पैर रख के कोई बैठा हुआ है, तो इसलिए उसको बोलते हैं फिंगर्स में डिवाइडेड है। नाउ इंडिया के अकॉर्डिंग जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो फिंगर 8 तक है, एंड फुट तक मीन्स हम जो फिंगर 4 तक हम क्या करते हैं, जो इंडिया है वो पेट्रोलिंग भी करता है, मीन्स मोस्टली ऑन फुट, पैदल चल चल के ही करते हैं। लेकिन चाइना ये कहता है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से फिंगर 2 तक है, एंड वो मीन्स पेट्रोलिंग करने आ जाते हैं कभी कभी फिंगर 4 तक भी। ठीक है, और कभी कभी फिंगर 2 तक भी आ जाते हैं, तो चाइना जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है। अब चाइना इन एरियाज़ को क्यों एनक्रोच करना चाहता है, क्योंकि यहाँ पे है एक चुसुल वैली। ठीक है, चुसुल वैली जो था 1962 में एक मीन्स मेजर बैटल फ्रंट रही थी जहाँ पे इंडिया एंड चाइना की लड़ाई हुई थी, तो इस एरिया की काफ़ी स्ट्रैटेजिक एडवांटेजेस हैं, एंड वो नहीं चाहते कि इंडिया यहाँ पे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए। वो उन्हें ये भी डर है क्योंकि उन्होंने अक्साई चीन है उनके पास, चासा कशगर हाईवे है, सो ल्हासा कशगर हाईवे है, तो इस सब के इश्यूज़ की वजह से चाइना ऐसी हरकतें करता रहता है। फिर चाइना के इम्पेरियलिस्ट प्लान्स हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि जो पाक ऑक्यूपाइड टेरिटरीज़ हैं लद्दाख के अंदर, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, तो पाकिस्तान और चाइना जो है वो काफ़ी भाई भाई बनते रहते हैं। देन देखिए, पैंगोंग सो लेक के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, इस बार भी मुझे याद नहीं आ रहा है, प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया था, तो थोड़ा मैप से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो इसलिए इसके साथ मैप को भी ज़रूर देखा कीजिए। तो ये एक कॉन्क्लेव लेक है 14,000 फीट पर 135, वही देखिए 135 मीटर लंबी है, जिसमें से 45 किलोमीटर इंडिया में है एंड 90 किलोमीटर चाइना में है। नाउ ये टेथिस जो जियो सिंक्लाइन थी उससे बनी थी। कैराकोरम माउंटेन रेंज है यहाँ पर, जो कि तजिकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना एंड इंडिया से गुजरती है। नॉर्थ में इसके K2 पड़ता है, ठीक है, जो कंचनजुंगा है, जो कि सेकेंड हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड की। साउथ में इसके स्पंगुर लेक है, एंड जो पैंगोंग जो लेक है उसका जो पानी है वो कैसा है, ब्रैकिश है। ठीक है, तो ब्रैकिश, सॉल्टिश एंड आपका जो फ्रेश होता है, तो ये सब आपने टर्म्स पढ़ी होंगी ज्योग्राफी के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक करेंगे स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, इसको विकास बटालियन भी कहा जाता है, एंड ये 1962 जब साइनो इंडिया वॉर हुई थी तब इस्टेब्लिश किए गए थे, एंड इसके अंदर टिबेटन्स को रिक्रूट किया जाता है, एंड इस्टेब्लिश 22 नेम से भी ये जाने जाते हैं। कैबिनेट ये किसके अंदर आते हैं, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के अंदर आते हैं, जो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के अंदर एक हेड होंगे, इंस्पेक्टर जनरल होंगे, आर्मी ऑफिसर होंगे मेजर जनरल रैंक के, तो वो इनको हेड करते हैं। एंड वन थिंग मोर, ये कोई आर्मी का पार्ट नहीं है बल्कि आर्मी के कंट्रोल में काम करते हैं, एंड विमेन भी इनका पार्ट होती हैं, विमेन सोल्जर्स भी होती हैं। नेक्स्ट करेंगे आसाम राइफल्स के बारे में। तो देखिए, जो मिज़ोरम के चीफ मिनिस्टर है जोरमथंगिया, इन्होंने आसाम राइफल से कहा कि वो अपना जो बेस है वो स्टेट कैपिटल ऐजवाल से हटाकर जोखा संघ के अंदर क्या कर दें, शिफ्ट कर दें 15 किलोमीटर दूरी पर। तो एक स्टैंड ऑफ हो गया दोनों के बीच में, अगस्त 18 से चला ये, एंड जो 15 पर्सोनल थे 46 बटालियन के, उनको फोर्स किया गया कि आप यहाँ से जाइए। कोविड-19 को इग्नोर करते हुए उन्हें फोर्स किया गया।
तो थोड़ा प्रीवियसली भी जान लेते हैं। मिज़ो नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट 1988 में बनी थी, ठीक है। इन्होंने ये भी कहा कि जो 12 जो सिविलियंस थे वो भी एनकाउंटर में मारे गए। तो ये असम राइफल्स कौन है? एक्चुअली असम राइफल्स जो है वो एक पुराना ही पैरामिलिट्री फोर्स है इंडिया का, नॉर्थ ईस्ट के अंदर। इनको कैचर लेवी कहा जाता है 1835 में। ये ब्रिटिशर्स की हेल्प करने के लिए बने थे एक्चुअली में। एंड जो असम फ्रंटियर पुलिस है, या जिसको असम मिलिट्री पुलिस या फिर असम राइफल्स कहते हैं, 1917 से ही इनका नाम सामने आया। दोनों ही वर्ल्ड वॉर्स के अंदर इन्होंने हेल्प की थी ब्रिटिशर्स की। एंड इनको ऑपरेशनल कंट्रोल आर्मी के अंदर रखा गया, लेकिन अब ये होम अफेयर्स, होम मिनिस्ट्री के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में आते हैं एंड डिफेंस मिनिस्ट्री के ऑपरेशनल कंट्रोल में आते हैं। अब जो हम नेक्स्ट जो करंट अफेयर पढ़ेंगे वो यही पढ़ेंगे कि प्रॉब्लम यही है, होम मिनिस्ट्री का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है, डिफेंस मिनिस्ट्री का ऑपरेशनल कंट्रोल है, तो दो दो कंट्रोल हो जाते हैं। तो हाई कोर्ट ने कहा है सेंटर को वो डिसाइड करें कि असम राइफल्स को कैसे कंट्रोल किया जाए। कौन से हाई कोर्ट ने? दिल्ली हाई कोर्ट ने, क्योंकि इनका डुअल कंट्रोल हो रहा है, हाउस अफेयर्स भी कर रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस भी कर रहे हैं, ठीक है। इसके साथ साथ इन्हें फ्रेंड्स ऑफ हिल पीपल भी कहा जाता है। बाकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमने ऊपर पढ़ ली है, ठीक है। तो सेम एज अबव, तो इस तरीके से मैं पीडीएफ में लिख देती हूँ। जिन भी एस्पिरेंट्स को पीडीएफ मिला है, मैंने जैसे भी आपको सेंड किया था व्हाट्सएप के नंबर के थ्रू, तो आपको जो भी ये वर्ड्स डाउटफुल लगे तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। या अगर किसी ने जैसे मान लीजिए कल परसों ही पीडीएफ लिया है, तो मैं वैसे बताती रहती हूँ कि इस पीडीएफ के अंदर इसका मतलब ये है। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। एंड अगर किसी और को भी ये पीडीएफ चाहिए तो आप भी ईमेल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, व्हाट इज़ यूपीज़ न्यू स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। तो यूपी के अंदर एक नया स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स सीएम योगी आदित्यनाथ ने 26 जून को अनाउंस किया। एंड ये हाई लेवल का प्रोफेशनल स्किल्स इनके पास होंगी, ताकि जो प्रोविंशियल आर्म्ड कॉन्स्टेबुलरी है उनका जो बर्डन है वो थोड़ा कम किया जा सके। इसके अंदर एक एडिशनल डायरेक्टर जनरल लेवल ऑफिसर होंगे, इंस्पेक्टर जनरल होंगे, डिप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल होंगे, कमांडेंट होंगे एंड डिप्यूटी कमांडेंट भी होंगे। नाउ पावर्स इनकी क्या है? बिना मजिस्ट्रेट, बिना वारंट के ये किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर सकते हैं अगर लग रहा हो, किसी के ऊपर शक हो एंड किसी ने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया हो। एंड इनके पास राइट है कि ये किसी भी पर्सन को प्रोटेक्शन के अंदर मीन्स ट्रेसपासर्स को भी रिमूव कर सकते हैं। कोई भी इनके खिलाफ सूट या प्रोसिक्यूशन नहीं हो सकती अगर ये कोई भी काम गुड फेथ में करेंगे तो। नेक्स्ट टॉपिक है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए भी बहुत न्यूज़ में रहता है। तो इन्होंने नारकोटिक ड्रग्स एंड जो साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस हैं उनके ऑफेंसेस को इन्वेस्टिगेट करेंगे ये इस एक्ट के अंदर। मींस इन्हें लोकल पुलिस पर डिपेंड नहीं रहना होगा। इनके पास वही पावर्स होंगी जो कि एक पुलिस स्टेशन के ऑफिसर इंचार्ज के पास होती हैं अंडर 1985 एनडीपीएस लॉ, दैट इज नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस लॉ, ठीक है। ये एक सेंट्रल एजेंसी है, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के खिलाफ करते हैं ये बातें। हाई क्वालिटी काउंटरफेट इंडियन करेंसी के स्मगलिंग को रोकने की कोशिश करते हैं। इसके साथ एक है सेंट्रल काउंटर टेररिज्म लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, जो कि डील करती है बिना स्पेशल परमिशन के फ्रॉम स्टेट्स के। मीन्स ये भी स्टेट्स की परमिशन नहीं लेते। ये नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008 के अंडर बने थे, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर ये आते हैं। इसके अंदर आईपीएस होते हैं, आईआरएस होते हैं, स्पेशल कोर्ट्स होते हैं, जो जजेस हैं उनको अपॉइंट करते हैं, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड कौन रिकमेंड करता है? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इन्हें रिकमेंड करते हैं। एंड सुप्रीम कोर्ट भी इनको केसेस ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इनके पास जो भी पावर्स होती हैं वो क्रिमिनल ऑफ प्रोसीजर कोड 1973 के अकॉर्डिंग होती हैं, ठीक है। अब देखिए आपकी जो बुक आपके पास अगर पीडीएफ होगा तो आप उसके अंदर देख सकते हैं, वहाँ पर भी ऐसे लिखा हुआ है आर्टिकल्स कवर्ड ऑलरेडी। तो मैंने सभी कुछ वही लिखा है, ठीक है। अगेन आई एम टेलिंग यू, नो नीड टू वरी कि हम ओरिजिनल पीडीएफ से ना करके मेरे नोट से पढ़ रहे हैं। आई कैन अश्योर यू कि ये कंप्लीट है एंड उनसे बेटर है, ठीक है। आपको ये जो पढ़ने में बहुत ईजी रहेगा एज़ कम्पेयर टू दैट। चलिए हाउस कमिटीज़, तो हाउस कमिटीज़ हमने पढ़ा था एंड अब ये न्यूज़ में
क्यों है, तो इसके कुछ 4-5 टॉपिक्स हैं, तो वो हम देखेंगे। राज्यसभा के जो सेक्रेटेरिएट हैं वो चाहते हैं कि जो स्टैंडिंग कमेटी है उनका जो टाइम पीरियड है वो 2 इयर्स कर दिया जाए, क्योंकि अभी 1 होता है, ताकि एक पैनल के पास इनफ टाइम हो कि जो भी सब्जेक्ट उनके पास आते हैं वो उन पर अच्छे तरीके से काम कर सकें। स्पेशल मैरिज एक्ट हमने किया था, जहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन होती है वो एक तरीके से बोर्ड पे लगा दी जाती है। तो अगर आपको राइट टू मैरी अगर यूज़ करना है तो आपको राइट टू प्राइवेसी क्या करना होता है, वेव ऑफ करना होता है, भंग करनी पड़ती है। तो इसलिए ये न्यूज़ में था। देन देखिए, स्पेशल बेंचेस जो हैं वो लगाई जाएंगी ताकि जो केसेस हैं अगेंस्ट लेजिस्लेटर्स वो सुने जा सकें। पूरा हम ये पीडीएफ के अंदर कर चुके हैं, ठीक है। आई एम नथिंग, कुछ भी ऐसा मिस नहीं हो रहा है। एंड आर्टिकल में भी यही लिखा हुआ है कि दीज आर द टॉपिक्स विच वी हैव डन ऑलरेडी। देन देखिए, गवर्नमेंट ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस घोषित किया रैबी क्रॉप्स के लिए। इसको कौन घोषित करता है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स घोषित करते हैं। रिकमेंडेशन इसकी दी थी स्वामीनाथन कमीशन ने कि कम से कम 50% प्राइस जो है वो प्रोडक्शन कॉस्ट से ज़्यादा होना चाहिए। आज का लास्ट टॉपिक, बैन ऑन NSCN-K, दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कहा है कि जो नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल है नागालैंड खपलंग की, उसे एक अनलॉफुल एसोसिएशन घोषित कर दीजिए अंडर द अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। सो थैंक यू सो मच, दिस इज़ डन। एंड मैंने थोड़ा लेट शुरू किया था बिकॉज ऑफ प्रीलिम्स एग्ज़ाम हुआ था एंड उसके फिर काफ़ी दिनों बाद वीडियो अपलोड होनी शुरू हुई थी। बट स्टिल मैंने आपका सितंबर का करंट अफेयर का कंपाइलेशन, आपके 20 पेजेस और होंगे फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स के, तो उसकी आपको वीडियो मिल जाएगी। एंड फिर हम अक्टूबर का करंट अफेयर से स्टार्ट करेंगे। ओके, सो आप चैनल के साथ बने रहिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। एंड आप व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर शेयर कर सकते हैं, फेसबुक पर शेयर कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई डाउट होता है तो वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। एंड अगर आपको ये PDF चाहिए तो भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं, विच इज़ अवेलेबल ओनली एट ₹90। अगेन आई एम टेलिंग यू, देखिए अगर ये PDF आप खुद बना सकते हैं देन गो अहेड, खुद बनाइए, आपको बनाते बनाते ही लर्न हो जाएगा। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि समय नहीं है तो आप ये मेरे PDF यूज़ कर सकते हैं। एंड दीज आर वेरी यूज़फुल। इसके बाद आपको बस हर दिन 10 मिनट में आपके 10 पेजेस रिवाइज हो जाएंगे मेरी वीडियो सुनने के बाद। तो आपके जो करंट अफेयर्स हैं वो आपकी मुट्ठी में होंगे एंड आपको बिल्कुल भी करंट अफेयर्स की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड क्वेश्चंस, जितने क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। सो थैंक यू सो मच, और ज़्यादा ज्ञान मैं नहीं दूंगी। थैंक यू, प्लीज़ लाइक, शेयर and subscribe.